students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर कोस्ट। जी हाँ, 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है कोस्ट और आज हम सीखेंगे इनिशियल स्टेज पर कोस्ट का मीनिंग क्या है। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्या है कोस्ट? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम गुड्स, जब हम कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करने लगते हैं, वी हैव टू यूज वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमें प्रोडक्शन के वेरियस फैक्टर को यूज करना पड़ता है। वो फैक्टर लैंड हो सकते हैं जिस पर कोई फैक्ट्री बनी हुई होगी, वो फैक्टर लेबर हो सकती है, जो काम करने के लिए लोग मजदूर वहाँ फैक्ट्री में आएंगे ताकि गुड्स का प्रोडक्शन हो सके। वो फैक्टर कैपिटल हो सकता है, अर्थात कैपिटल से क्या खरीदेंगे, कैपिटल से हमें रॉ मटेरियल खरीदने को मिलेगा, कैपिटल से हम और जरूरत की चीज़ें, पेट्रोलियम जनरेटर के लिए, ठीक है, डीजल जनरेटर के लिए या व्हीकल्स के लिए ज़रूरी चीज़ें, लुब्रिकेंट्स, जो भी हमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज़रूरत है वो हम कैपिटल के माध्यम से खरीद सकते हैं। एक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो है हमारा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर सारे इन सभी संसाधनों को मैनेज करता है। एक ह्यूमन पावर भी तो चाहिए, अर्थात जो इन सभी की देखभाल करेगा और गुड्स के पूरे संचालन को देखेगा, पूरे ऑपरेशनल एक्टिविटी को देखेगा, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो मेरे बच्चों, प्रोडक्शन की ये फैक्टर हैं जो इकट्ठे वर्क करते हैं तो कुछ गुड्स का प्रोडक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि कुछ गुड्स के प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन के वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना पड़ता है। वो लैंड होती है, वो लेबर होती है, वो कैपिटल होती है और वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है। ये सारे इकट्ठे वर्क करते हैं तो जाकर प्रोडक्शन होता है। अब जब ये प्रोडक्शन कर लेते हैं तो इनको अपने रिटर्न के रूप में कुछ चाहिए। जब ये सारे फैक्टर काम करेंगे तो इन फैक्टर्स को कुछ रिटर्न पेमेंट देनी है। वो पेमेंट क्या होगी? पहले है लैंड है, लैंड के बदले में दिया जाएगा रेंट। लैंड यानी कि जिस जमीन का इस्तेमाल प्रोडक्शन फसल बनाने के लिए कर रहे हैं तो जब लैंड के लिए दिया जाता है रेंट यानी कि लगान। अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के लिए दिया जाता है रेंट यानी कि किराया। एक ही बात है, लगान और किराया है एक ही बात है। जमीन पर क्या बना है, बिल्डिंग बनी है या खेत है, उस हिसाब से उसका किराया दिया जाता है। ऐसे ही लेबर जब काम करने के लिए आती है तो रिटर्न में हम देते हैं वेजेस। और इस तरह जब कैपिटल का यूज करते हैं तो उस कैपिटल के बदले में भरना होता है इंटरेस्ट, चुकाना होता है इंटरेस्ट। सिमिलरली जो इस सारे ऑपरेशन को मैनेज करने वाला एंटरप्रेन्योर है उसको मिलता है प्रॉफिट का हिस्सा। तो मेरे बच्चों, ये जो मैंने आपको कहा ना कि इन रिटर्न्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं इन रिटर्न्स? रेंट देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, वेजेस देनी पड़ती हैं और साथ में देना पड़ता है आपको प्रॉफिट। इन सब का टोटल कर लीजिए, सम टोटल ऑफ ऑल दीज पेमेंट्स। इन सभी पेमेंट्स को अगर देख लें तो किसी एक वस्तु की प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है। तो मेरे बच्चों, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होती है? द सम टोटल ऑफ ऑल दोज पेमेंट्स इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरे बच्चों, आगे है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। अन्य अदर वर्ड्स में हम लोग मीनिंग ऑफ कॉस्ट को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे एग्जिबिट कर सकते हैं? इट रेफर्स टू द सम टोटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है वो सारे समस्त खर्चे, इट रेफर्स टू द सम टोटल एक्सपेंडिचर, वो समस्त खर्चे इंकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज के पैदा करने के लिए किए जाते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज के पैदा करने के लिए किए जाते हैं बाय द प्रोड्यूसर इज कंसीडर्ड टू बी द कॉस्ट। ये सारे कॉस्ट किए जाते हैं। आगे अगर मैं कॉस्ट को परिभाषित करूं और कॉस्ट को आगे क्लासिफाई करने चलूं, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन दो हेड में किया जाता है। पहला हेड है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का, दूसरा हेड है इम्प्लिसिट कॉस्ट का। क्या होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और क्या होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो सारी कॉस्ट, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑन, इनकी पेमेंट जो है वो बिजनेस के बाहर आउटसाइडर को देनी होती है। अगर हम जमीन किसी की यूज कर रहे हैं तो उसको रेंट देंगे, किसी से पैसा उधार लेके आए हैं तो उसे क्या देंगे, उसे हम देंगे इंटरेस्ट। माल खरीद के लाए हैं, जब स्टॉक आएगा हमारे पास, रॉ मटेरियल हमारे पास आएगा तो उसकी पेमेंट भी हम आउटसाइडर को, थर्ड पार्टी को बाहर देंगे। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम असल में कहते हैं स्पष्ट लागतें। इन्हें अकाउंट्स किया जाना जरूरी है। ये वो लागतें हैं जो अकाउंट्स में लिखी जाती हैं, इसीलिए इनका नाम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। इन्हें अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। जब कोई कॉस्ट नहीं होती ना मेरे बच्चों, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो होती है। और इन्हें अन्य शब्दों में बाहरी लागतें भी कह जाती हैं, जिनकी पेमेंट बाहर वाले लोगों को जाती है।
It refers to the cost on which payment is sent outside to the business. जिनकी पेमेंट बाहर दी जानी है, आउटसाइडर को दी जानी है, चाहे वो रॉ मटेरियल के परचेज करने के लिए दी जाए, चाहे वो पैसा उधार उठाया उसका इंटरेस्ट दिया जाए, चाहे किसी की जमीन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको रेंट दिया जाए। इस तरह से जो पेमेंट संस्था से बाहर जानी है यूज के लिए, उसे हम कह देते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मेरे बच्चों थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, एक्सपेंडिचर ऑन बाइंग द नॉन फैक्टर इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल, पावर, ट्रांसपोर्टेशन। ये भी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के। ट्रांसपोर्टेशन में हम कच्चा माल मंगाते हैं, पावर हम बिजली का बिल देते हैं। ये सारी पेमेंट फर्म से बाहर जाती है, आउटसाइड द फर्म जाती है, इसलिए इन्हें कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज मॉनेटरी पेमेंट्स। ये वो मौद्रिक पेमेंट्स हैं मेड बाय द एंटरप्रेन्योर के द्वारा की जाती है फॉर परचेजिंग एंड ब्रिंगिंग द सर्विसेज ऑफ वेरियस प्रोडक्टिव फैक्टर्स सो दैट प्रोडक्शन में बी स्मूथली प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन कैन बी स्मूथली रन। नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। एंड व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है निहित लागतें। ये वो लागतें हैं मेरे बच्चों जो किसी एक व्यक्ति के पास कोई अपने सेल्फ ऑक्युपाइड सोर्स हैं, कोई सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हैं, उसके यूज के लिए जो लागतें आती हैं वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। इन्हें भी स्टडी करना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। मेरे बच्चों ध्यान से सुने, इम्प्लिसिट कॉस्ट को एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मेरा काम है मैच बॉक्स बनाना, अर्थात माचिस की तीलियां बनाता हूं। अब क्या होता है, जब माचिस की तीलियां बनती है तो उसमें टिम्बर यूज होता है, लकड़ी यूज होती है। हम लकड़ी लाते हैं, परिवार के सारे लोग इसमें इंगेज हो जाते हैं, मेरे 2 बेटे भी और मेरी वाइफ भी मेरा साथ देते हैं। अब वो तीलियां काटते हैं, उन पे जो भी बर्निंग का जो भी उनका मिक्सचर है वो तैयार करते हैं और उस पर लगाते हैं, तो एक तरह से मैच बॉक्स की वो स्टिक्स जो है वो तैयार हो जाती हैं। फिर उन्हें कोई मेरा बेटा पैक करता है। इस सारे मिलकर एक परिवार में जब एक काम है परिवार का, परिवार के सारे सदस्य मिलकर काम कर रहे हैं, तो उन सबकी लेबर यहाँ इसमें अपने आप शामिल हो गई है। वो मैच बॉक्स बन जाते हैं, हम मैच बॉक्स को बेचते हैं। इसमें मेरी और मेरे परिवार के जितने लोगों ने काम किया उन सबकी लेबर इसमें निहित है। तो कुछ लागतें व्यापार में निहित कॉस्ट होती है। एक एग्जांपल और समझाता हूं, इनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। जो मेरे परिवार के लोगों ने मेहनत करी है, इनकी लेबर भी बीच में शामिल है। अगर ये ना होते तो बाहर वाला कोई व्यक्ति है काम करता तो मैं उसे लेबर देता। मेरे बच्चों, अगर मेरे पास खुद का कोई मकान है और उसी के अंदर मैंने दुकान खोल ली, ऊपर मकान और नीचे दुकान, तो उस दुकान में का जो रेंट होगा, या अगर वो मकान की नहीं होती, मकान में दुकान नहीं होती, तो उसका किराया मुझे बाहर देना पड़ता। तो जो मेरी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होती है उसकी जो कॉस्ट होती है उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। निहित लागतें होती हैं, ये छिपी हुई लागतें होती हैं। इन्हें भी बिजनेस में पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।